नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के एसएसटी की वर्कशीट नंबर 13। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली में सल्तनत काल चला था। और उस सल्तनत काल में लगभग 5 राजवंश सुल्तानों के चले थे। और उसके बाद मुगल वंश शुरू हुआ था, जबकि बाबर ने लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। तो आज हम लोग दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में 15वीं 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत को जानेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद और सूरी वंश ने शासन किया। तुगलक वंश, इससे पहले दिल्ली पर गुलाम वंश और खिलजी वंश ने शासन किया था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद लोदी आया, सैयद वंश, लोदी वंश, और उसके बाद सूरी वंश आया। सूरी वंश शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। जब 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना की थी, तो 1539 से लेकर लगभग 45 ईस्वी तक शेरशाह शासक रहा था। तो इसमें 5 साल तक इसका शासन चला था, जिसमें कि उसने इतने सारे प्रशासनिक सुधार किए कि बाकी के राजाओं के लिए वह सुधार दृष्टांत हो गए। और उसके परवर्ती राजाओं ने भी, आगे बाद वाले राजा ने भी उन सुधारों को लागू रखा। फिर उसमें कुछ मिला जुला कर अपना सुधार भी किया और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। अलाउद्दीन खिलजी वंश का था और मोहम्मद तुगलक वंश का था। तो इसके बीच की प्रशासन की तुलना की, दोनों ने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का देख लीजिए। उसने आक्रमण से बचाने के लिए, मतलब अपने सल्तनत को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। और उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। गैरिसन शहर आप जानते हैं, जो कि किलाबंद शहर होता है जिसके अंदर सैनिक रहते हैं। सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में, गंगा यमुना का जो दोआब है वहां से खेती योग्य भूमि थी और वहां से टैक्स के रूप में उपज के माध्यम से कर लिया जाता था, जिससे कि सैनिकों का खर्च चलता था। उसने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नगद रूप में दिया, कैश दिया। और सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफी सफल रहे। उसके बाद है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण से बचाने के लिए सेना खड़ी की और मोहम्मद तुगलक ने हमला करने के लिए सेना खड़ी की। तुगलक ने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बनवा दी। मतलब कि इसने क्रूर काम किया, निवासियों से खाली करवाकर सैनिक छावनी बनवाया। और गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया तथा लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। इसने कर भी बहुत ज्यादा लगाया। उसने नगद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों को नियंत्रित किया था। इसने कीमत निश्चित किया था कि यह सामान इतने में ही बिकेगी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, इसके प्रशासनिक सुधार असफल रहे थे। यह दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद लेकर गया था, यह बिल्कुल असफल थी। फिर दौलताबाद से दिल्ली लेकर आया। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो इस तरह से इसने कुछ उल्टे पुल्टे काम किए थे। अब कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं।
तो कर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो उसने क्या किया था कि कर अधिक लगाया था, तो कर की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप सलाह दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को उपजाऊ बनाया जाए और उस पर जो फसल हो उससे आप ज़्यादा कर एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह का सलाह आप उसको दे दीजिएगा। मैं इसका उत्तर लिखित रूप में नहीं दे रहा हूँ। और उसके बाद है प्रश्न 1 कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य क्या अंतर था? तो यहाँ देखिए, बस इसको लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था, इस दोनों पार्ट को लिख दीजिएगा तो इसका अंतर आ जाएगा। नहीं, अगर आप लंबा लिखना चाहते हैं तो इस पूरे क्षेत्र को लिखिएगा, तब जाकर यह पूरा होगा। वैसे भी हिस्ट्री का क्वेश्चन का जो उत्तर होता है वो थोड़ा लंबा ही होता है, तो अगर लंबा लिखना हो तो इस पूरे पार्ट को लिखिएगा, और शॉर्ट आंसर देना हो तो सिर्फ इतनी बातें ही लिखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे, और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था, फिर उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने, ये मत लिखिएगा, बस इतना ही, कश्मीर पर उसका आक्रमण विफल रहा था, यहाँ तक उसका आंसर हो जाएगा। और ये लिख सकते हैं कि उसने अपनी सेना को भंग कर दिया, क्योंकि ये उसकी असफलता है, उसके प्रशासनिक कार्य की असफलता है। और प्रश्न 2 है कि नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो चलिए दास वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश के शासकों के नाम लिखते हैं। प्रश्न 2 है कि नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो यहाँ है दास वंश। दास वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह भी था, लेकिन मैंने मुख्य मुख्य शासकों का नाम लिखा है, रजिया सुल्तान और बलबन। इसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश में शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर है लोदी वंश। लोदी वंश में हुए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो इस तरह से इन तीनों वंशों, लोदी वंश, तुगलक वंश और दास वंश के शासकों के नाम लिखे और आपकी वर्कशीट पूरी हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।